नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने पहली बार आधुनिक किस्म के गेहूं और चावल के पोषण मूल्य को जांचा। परिणाम आए बेहद चौंकाने वाले। नई किस्म में देखी गई पोषक तत्वों की भारी कमी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवासी प्रजातियों पर जारी हुई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में प्रवासी प्रजातियां कर रही हैं गंभीर चुनौतियों का सामना। जल्द ध्यान न दिया गया तो 22% प्रजातियां हो जाएंगी विलुप्त। और आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 549 से अधिक बच्चों को फिर से मिलाया। मेरी सहेली टीम ने 13,615 ट्रेनों में भाग लिया और महिला यात्रियों को सुरक्षा का दिया आश्वासन। आरपीएफ ने जब्त किए 4.13 करोड़ मूल्य के नशीले पदार्थ। चलिए खबरों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। किसान आंदोलन आजकल खूब चर्चा में है और किसानों द्वारा बार बार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग के कारण स्वामीनाथन आयोग और हरित क्रांति के बारे में आप लोग भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देखिए, किसानों की सबसे मुख्य मांग है वो है एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी। किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाए गए फॉर्मूला के अनुसार एमएसपी को तय किया जाए। एमएसपी के बारे में हमने काफी डिटेल से सभी विषयों पर पहले चर्चा की है। अगर आपसे वो मिस हो गया है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं हरित क्रांति के एक डिफरेंट एंगल की। देखिए, हरित क्रांति ने खेती बाड़ी के तरीके जरूर बदले हैं, लेकिन इन तरीकों को लेकर आलोचना भी होती है। कहा जाता है कि इन तरीकों से पर्यावरण और खाद्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन यह आलोचना होती है सिर्फ जमीन के बंजर होने को लेकर, पानी दूषित होने को लेकर, पानी के स्रोतों के खत्म होने को लेकर और एक ही तरह की फसल लगाने को लेकर। लेकिन अब पहली बार इस बात पर फोकस हो रहा है कि कैसे हरित क्रांति ने भारत की पोषण सुरक्षा को कमजोर कर दिया है और कैसे अनाज से पोषक तत्व गायब हो गए हैं और शरीर को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं। दरअसल पहली बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति के तहत उपयोग किए गए आधुनिक किस्म के गेहूं और चावल के पोषण मूल्य को जांचा है और इसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले आए हैं। पोषण मूल्य को जांचने का यह अध्ययन बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया था। इस अध्ययन में जानने की कोशिश की गई थी कि ऐसे लोग जिनकी डाइट में मुख्य रूप से अनाज शामिल होता है, उनमें जिंक और आयरन की कमी क्यों होती है। देखिए, वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति के बाद के दशकों में अपनाई गई उच्च पैदावार वाली चावल और गेहूं की किस्मों के 7 प्रयोग किए और पाया कि उनमें जिंक और आयरन की मात्रा कम हो रही है। वैज्ञानिकों ने बोला कि इस कमी के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, मिट्टी में पोषण की कमी, और दूसरा, ऐसे अनाज जो पोषण को ही अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते, यानी या तो वो मिट्टी में कमी है या फिर बीज में। इसको पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने फसलों को ऐसी मिट्टी पर उगाया जो पोषक तत्वों से भरपूर थी, ताकि यह कंफर्म हो जाए कि अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बीच कोई संबंध है या नहीं है। वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया और पाया कि नई किस्म में 4 महत्वपूर्ण तत्वों कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर की मात्रा परंपरागत किस्मों की तुलना में कम थी। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में जारी चावल की किस्मों में इन तत्वों की मात्रा क्रमशः 337 मिलीग्राम, 19.9 मिलीग्राम और 36.6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम थी। 2000 और 2010 के दशक में आई किस्मों में यह क्रमशः 186.3 मिलीग्राम, 13.4 मिलीग्राम और 23.5 मिलीग्राम तक गिर गई। गेहूं के मामले में भी यही कहानी है। समय के साथ चावल और गेहूं दोनों की नई किस्मों में अन्य सभी लाभदायक तत्वों सिलिकॉन, निकल, सिल्वर और गैलियम की मात्रा कम हो गई है, केवल लिथियम और वेनेडियम को छोड़कर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिक बताते हैं कि जब देश ने अधिक पैदावार वाली फसलों को तैयार करना शुरू किया तो उससे उन जीनों का चयन नहीं हुआ जो अनाज में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। हरित क्रांति के तहत पैदावार पर इतना ध्यान दिया गया कि भोजन के पोषण मूल्य की उपेक्षा की गई।
आपको बता दें कि भोजन में मौजूद खनिज तत्वों की कुल मात्रा को आयोनोम कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति से सिर्फ नुकसान ही हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि हरित क्रांति से कोई लाभ नहीं मिला है। देखिए, भारत में हरित क्रांति की बात करें तो अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को यहाँ अपनाया गया था। इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फंडिंग की गई थी। इस प्रयास से हरित क्रांति को कई सारे लाभ मिले। फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न आयात में कमी आई, किसानों को लाभ मिला, औद्योगिक विकास की बढ़ती दर देखी गई और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि भी देखने को मिली। हरित क्रांति के कई नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन तो जबरदस्त हुआ, लेकिन मोटे अनाज, दलहन और तिलहन हरित क्रांति में शामिल नहीं हो पाए। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रहीं। इसी प्रकार हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम यानी HYVP केवल 5 फसलों तक ही सीमित था। ये फसलें थीं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। इसके साथ हरित क्रांति ने देश में आर्थिक विकास में असमानताओं को और अधिक बढ़ाया, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को बहुत फायदा हुआ और MP, बिहार जैसे राज्यों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। एक बात और, हरित क्रांति में रसायनों का अत्यधिक उपयोग हुआ। इससे फसलों को फायदे से ज्यादा नुकसान होता है और यह पर्यावरण और मिट्टी के प्रदूषण का कारण भी बनता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे फॉस्फामिडोन, मोथोमाइल, ट्राइजोफोस और मोनोक्रोटोफॉस के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणाम स्वरूप कैंसर, गुर्दे का फेल होना, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां भी देखने को मिली। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए कि हरित क्रांति की आलोचना की जानी चाहिए या नहीं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवासी प्रजातियों पर जारी पहली रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट समरकंद में चल रहे CMS के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन के दौरान जारी की गई है। CMS यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। चलिए जल्दी से समझते हैं कि रिपोर्ट के खास बिंदु क्या हैं। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में प्रवासी प्रजातियां गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ऐसे में उन पर जल्द ध्यान न दिया गया तो इनमें से 22% प्रजातियां जल्द विलुप्त हो सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया हर 5वीं प्रवासी प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा खतरा प्रवासी मछलियों को लेकर है, जिनकी 97% प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट का अनुमान है कि 44% प्रवासी प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ रही है। हालांकि कुछ प्रजातियों में वृद्धि भी देखने को मिली है। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले CMS यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को समझना जरूरी है। क्या है CMS? CMS का हिंदी में मतलब है प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संरक्षण में 1979 में विभिन्न सरकारों के बीच एक संधि हो गई थी। इनको प्रवासी भारतीयों के संरक्षण पर सम्मेलन या बोन सम्मेलन का नाम दिया गया था। यह सभी प्रकार के प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। देखिए, प्रवासी प्रजातियों का जीवन बेहद अनूठा होता है। यह प्रवासी प्रजातियां दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। यह अपने जीवन में भोजन और प्रजनन के लिए लंबी दूरी की यात्राएं करती हैं। कई बार इनकी यह यात्रा हजारों किलोमीटर की भी होती है। ये कई पहाड़, जंगल, नदियों को पार करते हुए किसी अन्य देश में पहुंच जाते हैं। ऐसे में जब यह प्रजातियां देश की सीमाओं को पार करती हैं तो उनका अस्तित्व उन सभी देशों के प्रयासों पर निर्भर करता है जहां वे पाई जाती हैं या जहां से होकर ये गुजरती हैं। उदाहरण के लिए मंगोलिया का एक शिकारी पक्षी है अमूर बाज। यह हर साल सर्दियों में मंगोलिया से साउथ अफ्रीका जाता है और साउथ अफ्रीका जाते वक्त नागालैंड की दोयांग झील में रुकता है। अब अगर सरकारों के बीच में कोई समझौता ना हो तो इस पक्षी का व्यापक शिकार हो सकता है और यह विलुप्ति की कगार पर आ सकता है। इसलिए प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन यानी CMS जैसे समझौते बेहद जरूरी हैं। CMS में 2 सूचियां हैं। पहली सूची में उन प्रवासी प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा है और सूची 2 में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें कि आज दुनिया में 133 देश CMS के सदस्य हैं और इस संधि के तहत करीब 1189 प्रवासी प्रजातियों की निगरानी की जाती है। अब वापस आते हैं रिपोर्ट की तरफ।
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में सीएमएस में सूचीबद्ध 70 प्रवासी प्रजातियों के लिए खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इनमें स्टोपी ईगल, मिस्र का गिद्ध और जंगली ऊंट शामिल हैं। वहीं इस दौरान केवल 14 प्रजातियों की स्थिति में सुधार हुआ है। इनमें नीली और हम्पबैक व्हेल, सफेद पूंछ वाली समुद्री उकाब और काले चेहरे वाले स्पूनबिल शामिल हैं। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि जिन प्रवासी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है, उनमें सीएमएस के तहत सूचीबद्ध न होने वाली 399 प्रजातियां भी शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से पक्षी और मछलियों की प्रजातियां शामिल हैं। रिपोर्ट में इंसानी गतिविधियों को इन प्रवासी प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। इंसानी गतिविधियों के चलते इनके आवासों को नुकसान हो रहा है। साथ ही जिस तरह से इंसान इन प्रवासी प्रजातियों का दोहन कर रहा है, वो इनके अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सीएमएस में सूचीबद्ध प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से 51% को संरक्षित क्षेत्रों का दर्जा प्राप्त नहीं है, जो इनके संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियों ने भी प्रवासी प्रजातियों पर गहरा प्रभाव डाला है। यह भी अनुमान है कि जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके चलते आने वाले दशकों में जैव विविधता पर जलवायु में आते बदलावों का प्रभाव कहीं बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि अगर तापमान बढ़ता चला गया तो ये प्रवासी प्रजाति बहुत जल्द, बहुत देर में या बिल्कुल भी प्रवास न कर पाने पर मजबूर हो सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ता तापमान इनके लिंगानुपात को भी बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए आप समुद्री कछुओं को ही ले लीजिए। समुद्री कछुओं में भ्रूण का लिंग तापमान पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, जलवायु में आता यह बदलाव उनके भोजन खोजने के समय को भी कम कर सकता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी जंगली कुत्तों की बात करते हैं। ये अत्यधिक गर्मी में कम भोजन एकत्र कर पाते हैं और इस तरह ठंडे समय की तुलना में गर्म तापमान के दौरान उनके कम बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि यदि सभी स्तरों पर मजबूत और समन्वित कार्रवाई की जाए तो इन प्रजातियों को बचाया जा सकता है, जैसे हमें ऐसे ही कुछ साइप्रस में देखने को मिला है। यहाँ पक्षियों को पकड़ने के अवैध जाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पक्षियों की आबादी में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह कजाकिस्तान में मिलकर किए गए संरक्षण और बहाली कार्य की वजह से साइगा एंटोलोप, जो कि लंबे सींगों वाले हिरन की एक प्रजाति है, उसे विलुप्त होने की कगार से वापस लाया जा सका है। कमेंट करके उन प्रवासी पक्षियों का नाम बताइए जिनको आपने कभी देखा है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के उल्लेखनीय कामों से रिलेटेड एक सुखद डाटा सामने आया है। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। आरपीएफ ने जनवरी 2024 के दौरान अपने द्वारा चलाए गए कई अभियानों के तहत कुछ सराहनीय उपलब्धियां हासिल की थीं। चलिए जल्दी से हम इन अभियानों के बारे में समझ लेते हैं। पहला है नन्हे फरिश्ते। इसके तहत खोए हुए बच्चों को बचाया जाता है। मिशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बच्चे विभिन्न कारणों से अपने परिवारों से अलग हो गए थे और आरपीएफ ने उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। दूसरा है ऑपरेशन जीवन रक्षा। इसके तहत आरपीएफ की सतर्क और त्वरित कार्यवाही ने 233 यात्रियों की जान बचाई, जो चलती ट्रेन से उतरने या चढ़ते समय प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर दुर्घटनावश गिर गए थे और पहियों के नीचे फंसने से बाल बाल बच गए थे। अगला है मेरी सहेली पहल। इसके तहत आरपीएफ ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया और मेरी सहेली पहल की शुरुआत की। जनवरी 2024 के महीने के दौरान 229 मेरी सहेली टीमों ने 13,615 ट्रेनों में भाग लिया और 4.1 लाख महिला यात्रियों को सुरक्षा आश्वासन प्रदान किया। इसी के तहत आरपीएफ ने महिला यात्रियों के लिए आरक्षित कोचों में यात्रा करते पाए गए 7,402 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। इसके तहत दलालों पर नकेल कसी गई है। आरपीएफ ने जनवरी 2024 के महीने में 379 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की। ये व्यक्ति ट्रेन की टिकट की दलाली में धर दबोचे गए थे।
अगला अभियान है ऑपरेशन नार्कोस। इसके तहत आरपीएफ ने नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों का मुकाबला किया। इस सराहनीय प्रयास में आरपीएफ ने जनवरी 2024 के महीने के दौरान 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और नशीले पदार्थ जब्त कर लिए। इनकी कीमत 4.13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा भी चलाया। आपको बता दें कि आरपीएफ रेल यात्रियों के खिलाफ अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने में पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है। जनवरी 2024 में आरपीएफ ने यात्रियों के खिलाफ अपराधों में शामिल 225 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी पुलिस को सौंप दिया। ऐसे ही ऑपरेशन संरक्षण के माध्यम से यात्री सुरक्षा बनाए रखने और रेलवे सेवाओं की सुरक्षा के प्रयास में आरपीएफ ने जनवरी 2024 में चलती ट्रेनों पर पथराव के खतरनाक कृत्य में शामिल 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए ऑपरेशन सेवा चलाया गया है। मानवीय दृष्टिकोण के साथ आरपीएफ ने जनवरी 2024 के महीने में रेल यात्रा के दौरान 227 बुजुर्ग, बीमार या घायल यात्रियों को सहायता प्रदान की है। अगली खबर भारत की सीमा रक्षा से रिलेटेड है। हाल ही में चीनी लोगों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा से लगे कई मॉडल बॉर्डर डिफेंस विलेजेस पर कब्जा करना और बसना शुरू कर दिया है। इन मॉडल बॉर्डर डिफेंस विलेजेस को जियांगकांग कहा जाता है। दरअसल 2019 से चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, जो भारत और चीन को अलग करती है, के किनारे किनारे गांवों का निर्माण कर रहा है। ये गांव कुछ महीने पहले तक खाली थे, लेकिन अभी हाल ही में यहां काफी बड़ी हलचल देखी जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों से पता चला है कि LAC के पास और लोहित घाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के सामने के कुछ गांवों पर अब चीनी निवासियों का कब्जा हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये जियाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज क्या हैं। देखिए, चीन पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साथ भारत की सीमाओं पर 628 जियाओकांग या समृद्ध गांवों का निर्माण कर रहा है। इनका निर्माण लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सीमाओं सहित LAC पर किया गया है। इन संरचनाओं में अधिकतर 2 मंजिला बड़ी और विशाल इमारतें भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इनमें से अधिकांश नियोजित गांवों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। चीन की भूमि सीमाओं का एक नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया था। यह कानून 2021 में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा चीन की भूमि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पारित किया गया था। यह कानून यह निर्धारित करता है कि राज्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में खुलेपन का समर्थन करने, ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचों में सुधार करने, प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए उपाय करेगा। इस प्रकार यह सीमा कानून सीमा रक्षा गांवों के कार्यक्रम को कवर करता है। हालांकि इन गांवों को बनाने का असली मकसद अस्पष्ट है, लेकिन माना जा रहा है कि ये दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे हैं, यानी इनको नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रकार रक्षा एंगल से यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसको LAC के साथ कुछ क्षेत्रों पर चीनी दावों के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, LAC की सटीक सीमा वर्षों से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण रही है। भारत इसे 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन का कहना है कि यह लगभग 2000 किलोमीटर है। एक सवाल यह भी है कि भारत के उत्तर पूर्व में चीन द्वारा और कौन सा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र और सियांग घाटी समेत LAC पर लगातार बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। इसमें दर्रों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नई सड़कों और पुलों का निर्माण शामिल है। चीन भूटानिक क्षेत्र में मकान और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण भी कर रहा है। अब ये भी समझते हैं कि भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत सरकार ने अपने सीमावर्ती गांवों को सभी सुविधाओं और पर्यटक आकर्षणों के साथ आधुनिक गांवों में विकसित करने के लिए 2022 में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP पर आधारित है। कार्यक्रम के तहत भारत ने पहले चरण में 663 सीमावर्ती गांवों को आधुनिक गांवों में विकसित करने की योजना बनाई है। उनमें से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगे कम से कम 17 ऐसे सीमावर्ती गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकास के लिए चुना गया है। भारत ने नई सड़कों, पुलों और हेलीपैडों के निर्माण के साथ अपनी सीमा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और आगे की कनेक्टिविटी में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
LAC के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने और पूर्वोत्तर में अंतरघाटी कनेक्टिविटी में सुधार करने पर भी जोर दिया गया है। कमेंट करके बताइए कि चीन के इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज को देखने का। कल यानी 17 फरवरी को GSLV F-14 रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस प्रक्षेपण का मुख्य लक्ष्य इनसेट 3DS सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करना है। यह 10वीं बार है जब हम स्वयं के क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कर रहे हैं। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि इनसेट 3DS एक हाईटेक वेदर सैटेलाइट है जो कि वायुमंडल, भूमि और महासागरों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनियों में मदद करेगा। हाल ही में इंडोनेशिया में अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्रीय चुनाव हुआ जिसमें 171 शहरों और जिलों ने भाग लिया है। इस व्यापक मतदान का उद्देश्य कई स्थानीय नेताओं का चुनाव करना था। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव के बाद पूर्व जनरल प्रबोवो सुबियंतो ने औपचारिक वोटों की गिनती के आधार पर राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत का दावा किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पहले और दूसरे नंबर पर कौन सा लोकतांत्रिक देश आता है। हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चीन से एक नई किस्म की ट्रेन आयात की है। यह ट्रेन हालांकि खास है क्योंकि इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। इनमें 6 डिब्बे हैं और आने वाले समय में इस ट्रेन का उपयोग आधुनिक मेट्रो लाइन पर करने की योजना है जो बेंगलुरु शहर के केंद्र को IT हब से जोड़ती है। इसलिए यह इन एरियाज में काम करने वाले लोगों के लिए एक हाईटेक सवारी की तरह काम करेगी। हाल ही में केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने के लिए भारत पेट्रोलियम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसकी वजह से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसी सुविधा वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हरित हाइड्रोजन सूर्य के प्रकाश या हवा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बना एक स्वच्छ ईंधन है जो कि कार्बन का उत्सर्जन किए बिना इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ कर बनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट यानी TII ने फॉल्कन फाउंडेशन लॉन्च किया है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है। यह ग्रुप ओपन सोर्स जनरेटर AI मॉडल के विकास पर केंद्रित होगा। दरअसल जनरेटिव AI एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंटरनेट पर डाटा को सर्च करने के बजाय डाटा के पैटर्न को पहचान कर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो आदि से रिलेटेड नया डाटा बना सकती है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसेट 3DS सैटेलाइट को PSLV F-14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह एक हाईटेक वेदर सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनियों में मदद करना है। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2, 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं या इनमें में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन आधारित दुनिया का पहला एयरपोर्ट है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया फाल्कन फाउंडेशन ग्रुप संबंधित है अंतरिक्ष स्टेशन से, वैश्विक महामारी से, ओपन सोर्स जनरेटिव AI मॉडल से या फिर पत्रकारिता से। अगला प्रश्न है, चावल और गेहूं में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और जिंक, आयरन और कॉपर, सिलिकॉन और निकल, सिल्वर और गैलियम। उपयुक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 या 3 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही हैं या फिर 1, 2, 3 और 4 सही हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF से संबंधित अभियान है नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन जीवन रक्षा, मेरी सहेली पहल और ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन उपलब्ध और नार्कोस, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा और संरक्षण। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही हैं या फिर 1, 2, 3 और 4 सही हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक पूर्ण सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में OECD के ढांचे के तहत 1973 के तेल संकट के दौरान की गई थी। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं या फिर इनमें में से कोई सही नहीं है। इसका सही जवाब है विकल्प C।
अगला प्रश्न था, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया ग्रो पोर्टल संबंधित है वन्य जीव संरक्षण से, वंचित वर्गों के विकास से, बंजर भूमि को हरा भरा और पुनर्स्थापित करने से, वित्तीय समावेशन से। इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉन कन्वेंशन का संबंध वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से है। हाल ही में बॉन कन्वेंशन के कोप 14 का आयोजन समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। यह स्थलीय, जलीय और पक्षी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र आधारित अंतर सरकारी संगठन है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के आधार पर सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण किसी क्षेत्र में इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्रीय कानून मंत्री या राज्य कानून मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प बी। और अगला प्रश्न था, सोफिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक रोबोट, एक वायरस, क्षुद्र ग्रहों से संबंधित लेबोरेटरी या फिर इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प सी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में नए खबरों के साथ में, और साथ ही साथ कल आप पूरे हफ्ते भर की कंपाइलेशन को भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।